दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 70 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 5। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित संधियों और समझौतों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, भारत यूएस परमाणु संधि ये कब हुई थी? तो ये सन 2008 में हुआ था, भारत और अमेरिका परमाणु संधि। भारत सोवियत मित्रता संधि ये 1971 में हुई थी। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, और शिमला समझौता 1972 में हुआ था। तो इस आधार पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ताशकंद समझौता, उसके बाद आपका भारत सोवियत मित्रता संधि, फिर शिमला समझौता और उसके बाद भारत यूएस परमाणु संधि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 2, 4 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, इसमें आंदोलन और उससे संबंधित राज्यों को दिया गया है। तेभागा आंदोलन पश्चिम बंगाल, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल, वनवासी सेवा आंदोलन ये उड़ीसा, वनवासी सेवा आंदोलन दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश, और चिल्का बचाओ ये उड़ीसा से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2 और 1। देखिए 4, 3, 2 और 1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चुनाव आयोग या जिला न्यायाधीश द्वारा? तो सही उत्तर है पंचायत चुनाव करने के लिए निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने आलोचना करते हुए कहा है कि नौकरशाही वह संगठन है जो अपनी त्रुटियों से सीखने के बावजूद अपने व्यवहार में सुधार नहीं कर सकता है? ऑप्शन है आपके आर के मर्टन, एम क्रोजियर, एच फयाल या एच ई साइमन। तो सही उत्तर है एम क्रोजियर। दोस्तों नौकरशाही की आलोचना करते हुए एम क्रोजियर ने कहा है कि नौकरशाही वह संगठन है जो अपनी त्रुटियों से सीखने के बावजूद अपने व्यवहार में सुधार नहीं कर सकता। ये एम क्रोजियर का कथन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का सुमेलन करिए। देखिए एल्टन मेयो, दोस्तों एल्टन मेयो ये ह्यूमन रिलेशन थियरी यानी मानव संबंध सिद्धांत से संबंधित हैं। हेनरी फेयोल का संबंध संगठन के क्लासिकल थियरी यानी शास्त्रीय सिद्धांत से है। निकोलस हेनरी नव लोक प्रबंधन से, और एफ.डब्ल्यू. टेलर या फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ये वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत से संबंधित हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करते हुए दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए संस्थागत दबाव समूह आपका कौन सा है? तो संस्थागत दबाव समूहों में भारतीय विश्वविद्यालय संघ हो जाएगा, ए का पहला। सामुदायिक दबाव समूहों के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अखिल भारतीय महासंघ, बी का तीसरा। गैर सामुदायिक दबाव समूहों के अंतर्गत ये अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ आ जाएगा। इसके अलावा एनोमिक दबाव समूह के अंतर्गत दोस्तों राजस्थान में गोपालगढ़ के सांप्रदायिक दंगे आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस आधार पर देखिए 1, 3, 2 और 4। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1, 3, 2, 4। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। तो दोस्तों अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है, और इसे अधिकतम कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। तो अधिकतम अवधि राष्ट्रपति शासन की 3 वर्ष हो सकती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा था? ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर है दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा था। और अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर आपात स्थिति के संबंध में प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों का सही कालानुक्रम बताइए। तो देखिए, पहले दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो हैं वो BP सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई और राजीव गांधी हैं। तो मोरारजी देसाई सबसे पहले 1977 से 79, उसके बाद राजीव गांधी का कार्यकाल आता है 1984 से 89, फिर BP सिंह 1989 में प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद चंद्रशेखर 1990 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2 ये भारत के प्रधानमंत्रियों का सही क्रम रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदत्त विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की व्यवस्था से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? तो सही उत्तर है नौकरशाही की। देखिए दोस्तों, प्रदत्त विधायन की शक्ति से कार्यपालिका की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और आधुनिक समय में विधायिका के कार्यक्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण विधि निर्माण की कुछ शक्तियां कार्यपालिका को सौंप दी जाती हैं और इसको प्रदत्त विधायन कहा जाता है। और इसके कारण दोस्तों नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, देखिए, संगठन और उनसे संबंधित जो कार्य हैं या उनके जो उद्देश्य हैं उनका। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, केंद्रीय सचिवालय ये विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय क्या करता है? ये नीति निर्माण से संबंधित है। नीति आयोग संसाधनों के आवंटन या नीति आयोग के पहले योजना आयोग था, वो संसाधनों के आवंटन से संबंधित था। और वित्त आयोग क्या करता है? ये सहायता अनुदान के निर्धारक सिद्धांत यानी केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे से संबंधित है। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 2, 4 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख कहाँ किया गया है? यानी किस अनुच्छेद में ऑल इंडिया सर्विसेज का उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 312 में किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 3 हैं अखिल भारतीय सेवा। एक भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। दोस्तों भारतीय वन सेवा को कब 1966 में तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर शब्द संघीय अथवा संघ किस में आता है? तो देखिए भारतीय संविधान में संघीय या फेडरल शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो दोस्तों भारत की संविधान में संघीय अथवा संघ शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संघ में एक नया राज्य शामिल किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना जरूरी होता है? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो सही उत्तर है पहली अनुसूची। दोस्तों भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है शेड्यूल फर्स्ट, इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध किया गया है और संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा और नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। तो यदि कोई नया राज्य भारतीय संघ में शामिल करना हो तो संविधान की पहली अनुसूची में अवश्य रूप से जो है संशोधन करना होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? यह एक मौलिक संविधान है, सही नहीं है। यह विकास का परिणाम है, ये भी सही नहीं है। ये उधार का थैला है, सही है। यह एक अनोखा संविधान है। तो दोस्तों अनोखा संविधान तो है ही, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है भारतीय संविधान के बारे में कि ये एक उधार का थैला है और भारतीय संविधान में लगभग 60 देशों के संविधानों को समाविष्ट किया गया है, जबकि संविधान के 2/3 भाग को भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की मूल संरचना या फंडामेंटल स्ट्रक्चर के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो सही उत्तर है न्यायिक व्याख्या।
दोस्तों संविधान में जो हमारे भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत न्यायिक व्याख्या है। और आप जानते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष न्यायपीठ में बहुमत से यह सिद्ध किया, यह निर्णय दिया कि संविधान संशोधन की शक्ति द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था किसके आधार पर? तो सही उत्तर है दोस्तों संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर प्रस्तावित किया गया था और 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। तो सही उत्तर है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का सचिवालय नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय या पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कर दिया था? तो सही उत्तर है मोरारजी देसाई ने। देखिए दोस्तों मोरारजी देसाई ने जो है प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो दोस्तों भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में मायरन बीनर ने परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में किसे जाना जाता है? जी.के. गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एम.के. गांधी या राजा राम मोहन राय को? तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक को। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में जाना जाता है। इनका नारा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कैबिनेट कमेटी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? तो दोस्तों सुपर कैबिनेट जो है कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति, कैबिनेट के राजनीतिक मामलों की समिति जो होती है उसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है, क्योंकि कैबिनेट की नियुक्ति समिति कई शीर्ष पदों पर नियुक्तियों का फैसला गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और सभी कैबिनेट समितियों में सबसे शक्तिशाली राजनीतिक मामलों की समिति होती है जिसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र तिलक से संबंधित नहीं है? केसरी, मराठा, सुधारक और हरिजन। तो देखिए सुधारक और हरिजन समाचार पत्र ये तिलक से संबंधित नहीं है, जबकि केसरी और मराठा हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी और डी तिलक से संबंधित नहीं है? दोस्तों सुधारक पत्रिका का संपादन गोपाल गणेश आगरकर ने और हरिजन का प्रकाशन गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं उस वर्ग से आता हूं जो प्रजातंत्र पर सभी प्रकार एवं आकार के एकाधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है। अंबेडकर ने निम्न में से किस अवसर पर यह वक्तव्य दिया था? तो सही उत्तर है गोलमेज सम्मेलन में। दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में अनुसूचित जातियों का समर्थन किया और अलग से मतदान सीटों की मांग की और इसी समय अंबेडकर ने अपना वक्तव्य दिया था। अगला प्रश्न एक कथन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है वे धर्म का अर्थ नहीं जानते हैं? तो ये गांधी जी का कथन है। दोस्तों गांधी जी का मानना था कि जो लोग कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं वे धर्म का अर्थ नहीं जानते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पहलू गांधी के स्वदेशी के दायरे में नहीं आता? ऑप्शन है आपके आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सभी सही हैं। तो दोस्तों गांधी के स्वदेशी दायरे में धार्मिक जो है पहलू नहीं आता है और गांधी जी का जो स्वदेशी विचार है मूल रूप से आर्थिक और राजनीतिक पहलू है, जबकि गांधी धर्म और राजनीति को परस्पर एक दूसरे से संबंधित मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना की संज्ञा दी है? तो सही उत्तर है मार्क्स ने। दोस्तों कार्ल मार्क्स ने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है और मार्क्सवाद के अंतर्गत विचारधारा ऐसा तत्व है जो प्रभुत्वशाली वर्ग को अपने शासन के लिए वैधता प्राप्त करने में सहायता देता है। अगला प्रश्न है, 1857 के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज्य को विध्वंसात्मक और पतनोन्मुखी के रूप में किसने वर्णित किया है? तो ये है कार्ल मार्क्स। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कार्ल मार्क्स ने 1857 के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज को विध्वंसात्मक और पतनोन्मुखी के रूप में वर्णित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन देखिए, प्रत्ययी स्थायित्व, समग्रवादी पद्धति, सामाजिक प्रासंगिकता और संपूर्ण राष्ट्रीय व्यवस्था।
तो यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से जो देखिए यहाँ पर आपसे बताया गया है, आपसे पूछा गया है कि मार्क्सवादी जो है ले निम्नलिखित में से मार्क्सवादी लेनिनवाद की विशेषता नहीं है। तो ये संपूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था, ये मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हीगल की द्वंद्वात्मक विधि। हीगल की द्वंद्वात्मक विधि क्या थी आपको बताना है। तो दोस्तों हीगल की द्वंद्वात्मक विधि जो है ये प्रतिवाद की समस्या को सुलझाना था। थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, ये हीगल के वाद प्रतिवाद और संवाद मूल तत्व हैं उसके द्वंद्वात्मक विधि में। और हीगल ने वाद प्रतिवाद संवाद के माध्यम से व्यक्ति, समाज, राज्य और इतिहास सभी के विकास का विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेंथम के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति के कितने स्रोत हैं। तो सही उत्तर है 4 स्रोत हैं बेंथम के अनुसार। याद कर लीजिए, भौतिक स्रोत, नैतिक स्रोत, राजनीतिक स्रोत और धार्मिक स्रोत, ये बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, ये कथन किसका है। तो ये कथन बेंथम का है। जेरेमी बेंथम ने कहा था कि सार्वभौमिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कारगिल युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत और पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध मई और जुलाई 1999 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने इस विचार पर संदेह प्रकट किया कि लाख गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थन थे। तो देखिए जो है ये ऑप्शन है टार्नी, सेबाइन, मैकफर्सन या एशक्राफ्ट। तो सही उत्तर है रिचर्ड एशक्राफ्ट। दोस्तों रिचर्ड एशक्राफ्ट एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक थे। वे अपनी पुस्तक रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स एंड लास्ट टू ट्रीटेज ऑफ गवर्नमेंट 1986 में इस विचार पर उन्होंने संदेह प्रकट किया था कि लाख गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की थी। देखिए पर्सियन लेटर, सहिष्णुता पर पहला पत्र, शासन पर 2 प्रबंध और कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व। तो सही उत्तर है जॉन लॉक द्वारा पर्सियन लेटर की रचना नहीं की गई है। अन्य जो पुस्तकें हैं उनकी रचना जॉन लॉक के द्वारा की गई है। पर्सियन लेटर किसकी रचना है। तो ये पर्सियन लेटर मॉन्टेस्क्यू की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉलिटी या संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है, ये कथन किसका है। तो ये अरस्तु का है। अरस्तु ने अपने राज्य या संविधानों के वर्गीकरण में पॉलिटी या संवैधानिक जनतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अधिक अस्थायी व्यवस्था माना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किसके अनुसार विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है। दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है, शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं, ये कथन किसका है। तो सही उत्तर है दोस्तों ये जीन जैक्स रूसो का कथन है। और रूसो का मानना है कि सभ्यता की वृद्धि के साथ दरिद्रता, शोषण, हत्या और बीमारी बढ़ती चली गई। युद्ध और तनाव ने मनुष्य को हिंसक बना दिया, जिससे समाज की वो दशा हो गई जो हाब्स के प्राकृतिक अवस्था की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम में नहीं बल्कि आपको सुमेलित करना है। द स्टेट्समैन ये प्लेटो की रचना है, एमिली रूसो की रचना है, ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट बेंथम की रचना है और आर्ट ऑफ वार मैकियावेली की। तो क्रम से सही हैं, तो 1 2 3 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत ये मैकियावेली का है, क्योंकि मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया था। सहमति का सिद्धांत दोस्तों ये लॉक का है। लॉक जो है सहमत के सिद्धांत की बात करते हैं। व्यक्तिवादी सिद्धांत हाब्स द्वारा दिया गया और स्वतंत्रता का सिद्धांत रूसो का है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी 2 4 1 और 2, 3 4 1 और 2, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूसो का संप्रभु या शासक हाब्स का लेवायथन है जिसका सिर कटा हुआ है, ये कथन किसका है। ऑप्शन है मिल, वाहन, बारकर और बेपर।
तो सही उत्तर है दोस्तों वाहन। वाहन का कहना है कि रूसों का संप्रभु हाब्स का लेवायथन है जिसका सिर कटा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति मार्क्स और एंजल्स की है। देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जर्मन आइडियोलॉजी और हिस्टोरिकल इनएविबिलिटी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जर्मन आइडियोलॉजी। दोस्तों ये मार्क्स और एंजल्स दोनों की रचना है। इसके अलावा हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी मार्क्स की रचना है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और द होली फैमिली मार्क्स और एंजल्स की कृतियां हैं। जर्मन आइडियोलॉजी भी मार्क्स और एंजल्स की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। स्रोत और प्रमुख विचार। देखिए, जैन धर्म मुख्य रूप से अहिंसा पर बल देता है। वैष्णव धर्म जो है वो दृष्टिकोण की विश्वजनीनता पर विश्वास करता है। रस्किन और टॉल्स्टॉय ने औद्योगिक सभ्यता और निष्क्रिय प्रतिरोध के विचारों का तिरस्कार किया और प्लेटो जो हैं ये आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी 4, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी तुलनावादी निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं देते हैं। ऑप्शन है अल्प विकास, निर्भरता, साम्राज्यवाद और आधुनिकीकरण। तो सही उत्तर है राजनीतिक विकास में दोस्तों प्रगतिवादी तुलनावादी विचारकों का ये है कि वो गैर पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाएं पश्चिमी राजनीतिक आधारभूत ढंग से भिन्न हैं और ये दोस्तों राज्यों के तुलनात्मक विश्लेषण में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यावरण को संदर्भ को लेकर चलते हैं और ये आधुनिकीकरण पर बल नहीं देते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिविल सोसाइटी शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है आपको बताना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सिविल सोसाइटी शब्द की उत्पत्ति यूरोप से हुई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मताधिकार का कौन सा मॉडल जो है अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है। तो ये आयु आधारित मॉडल जो है वो मताधिकार का ये सब अधिकतर राष्ट्रों द्वारा अपनाया गया है। जापान में 25 वर्ष, जर्मनी में 20 वर्ष, नॉर्वे में 23 वर्ष, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस में 18 वर्ष और भारत में जो है ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष न्यूनतम आयु जो है निर्धारित की गई है मतदान के लिए। तो दोस्तों मतदान के लिए या मताधिकार के लिए आयु आधारित जो सिद्धांत है वो अधिकतर जगह अपनाया गया है। अगला प्रश्न है भारत की राजनीतिक संस्थाओं की संरचना आधुनिक है लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप कैसा है। तो सही उत्तर ये भारत की राजनीतिक संस्थाओं की संरचना आधुनिक है लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप परंपरागत है। इसे ही परंपरागत आधुनिकता या जो है ट्रेडिशंस इन मॉडर्निटी की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए दोस्तों, आइजिया बर्लिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइजिया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक, एफ ए हेयक ये अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर करते हैं। कार्ल पापर उत्तरोत्तर परिवर्तन की बात करते हैं और सीवी मैकफर्सन ने रचनात्मक स्वतंत्रता की बात की है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 3, 4, 2 और 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, राज्य एक कानूनी अवधारणा है, राष्ट्रवाद राष्ट्र के लिए योगदान और राष्ट्र और राज्य समानार्थी शब्द हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्र और राज्य समानार्थी शब्द हैं, ये सही नहीं है क्योंकि राष्ट्र और राज्य का प्रयोग जो है प्रायः एक ही प्रयोजन के लिए किया जाता है लेकिन ये दोनों समानार्थी शब्द नहीं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका ये दृढ़ विश्वास है कि आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है क्योंकि उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है। ऑप्शन है आपके एम वाल्जर, जॉन राल्स, आर डार्किन या आर नाजिक। तो सही उत्तर है वाल्जर। दोस्तों ये कथन वाल्जर का है। वाल्जर का कहना है कि आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है, उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। प्रशासनिक विधि फ्रांस, ये आपका सही सुमेलित है। न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति, ये आपकी न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति स्विट्जरलैंड में नहीं बल्कि यूएसए में है। सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। और विधि का शासन इंग्लैंड सही है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति यूएसए में है, न कि स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न, कुछ बुक्स या सिद्धांत दिए गए हैं, देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। मोस्का द रूलिंग क्लास, ये सही है। इसके अलावा मिल्स की द पावर एलिट, ये भी सही है, सी राइट मिल्स की। बोटोमोर का एलिट एंड सोसाइटी, ये भी सही है। और सुम्पीटर की द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की यानी अल्पतंत्र का लौह नियम, ये रॉबर्ट मिचेल्स की रचना है। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके संसर्ग ने एम एन राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। देखिए ऑप्शन है माइकल बारोडीन, लेनिन, एल्फिंस्टन या इयान ब्राउनली। तो सही उत्तर है दोस्तों माइकल बारोडीन। माइकल बारोडीन ने दोस्तों एम एन राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में मार्क्सवाद के विचार को लाने का श्रेय एम एन राय यानी मानवेंद्र नाथ राय को है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माओ के नेतृत्व में सर्वप्रथम जन आंदोलन था। सांस्कृतिक क्रांति, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, सैकड़ों फूलों को खिलने दो और अनेक विचार संप्रदायों को शामिल होने दो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है माओ के नेतृत्व में सर्वप्रथम जन आंदोलन जो था वो था सैकड़ों फूलों को खिलने दो और अनेक विचार संप्रदायों को शामिल होने दो। माओ के अन्य आंदोलन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड या छलांगे भरकर आगे बढ़ने का महान आंदोलन, लोहे और इस्पात की लड़ाई और कल्चरल रिवॉल्यूशन यानी सांस्कृतिक क्रांति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। विधि का शासन, मौलिक अधिकारों का प्रावधान, राजनीतिक शक्तियों का विभाजन और प्रतिबद्ध नौकरशाही। तो दोस्तों प्रतिबद्ध नौकरशाही जो है ये उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। अन्य जो हैं जैसे विधि का शासन, राजनीतिक शक्तियों का विभाजन, मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये सभी उदारवादी लोकतंत्र के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र की सफलता किस अधिकार पर निर्भर करती है। संगठन का अधिकार, आलोचना का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो सही उत्तर है दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रजातंत्र की सफलता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर करती है और स्वतंत्रता का अगर अभाव होता है तो प्रजातंत्र का पूर्ण स्वरूप नहीं पाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरक्षात्मक लोकतंत्र। सुरक्षात्मक लोकतंत्र का एक सीमित सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। देखिए ऑर्टेगे गैसेट, जॉन लॉक, जेम्स मिल या जेम्स मेडिसन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉन लॉक। दोस्तों सुरक्षात्मक लोकतंत्र का सीमित विचार जॉन लॉक के द्वारा विकसित किया गया था और इसे एक संसाधन के रूप में भी स्वीकार किया गया जिसके द्वारा लोगों की रक्षा की जाती है। और लॉक राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी या संविदावादी विचार की पुष्टि करते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। सामूहिक उत्तरदायित्व। दोस्तों ये संयुक्त जो है यूनाइटेड किंगडम या दोस्तों यूके की जो है विचारधारा व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था भारत में है। मत संग्रह ये स्विट्जरलैंड में है। और यथोचित विधि प्रक्रम ये विधि की उचित प्रक्रिया ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। कौन सा अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो है। सामूहिक उत्तरदायित्व तो नहीं है। सीनेट का शिष्टाचार और फिलिबस्टरिंग। तो दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व की जो व्यवस्था है ये अमेरिकन जो है संवैधानिक व्यवस्था की नहीं है। क्यों? क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा है। तो ये हैं
वैलेंटाइन सिरोल। दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, क्योंकि तिलक एक उग्रवादी नेता थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है, आपको बताना है। हित अभिव्यक्तिकरण, हित संचयीकरण, हित वृद्धि और राजनीतिक संचार। तो इसमें से कौन सा कार्य जो है वो राजनीतिक व्यवस्था का नहीं है। तो दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था आमंड जो है वो कहते हैं कि हित अभिव्यक्तिकरण, हित संचयीकरण और राजनीतिक संचार जो है ये राजनीतिक व्यवस्था के कार्य हैं। हित वृद्धि जो है वे राजनीतिक व्यवस्था का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने संप्रभुता को निरपेक्ष, अविभाज्य, अपरिहार्य और सतत माना है? तो ऑप्शन है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो और कार्ल मार्क्स। तो सही उत्तर है थॉमस हॉब्स। दोस्तों थॉमस हॉब्स जो हैं वो निरंकुश संप्रभुता के प्रतिपादक हैं। उन्होंने संप्रभुता को निरपेक्ष, अविभाज्य, अपरिहार्य और जो है सार्वभौम माना है। अगला प्रश्न एक कथन है, ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी थी। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है अमेरिकी राष्ट्रपति जेफरसन का कथन है कि ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक और सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है? तो ऑप्शन है आपके जे.एस. मिल, एफ.ए. हेयक, आइजिया बर्लिन और टी.एच. ग्रीन। तो सही उत्तर है बर्लिन। दोस्तों आइजिया बर्लिन ने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत स्वतंत्रता की दो तरह की संकल्पनाओं में अंतर किया है, निषेधात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। हालांकि बर्लिन का दृष्टिकोण स्वतंत्रता के नाम पे सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, न्याय की राल्सियन सिद्धांत यानी राल्स के न्याय सिद्धांत, जिसमें न्याय के निष्पक्षता के रूप में, जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में जाना जाता है, किस प्रकार के सिद्धांत का उदाहरण है? तो सही उत्तर है आदर्श सिद्धांत। देखा जाए तो न्याय का जो राल्सियन सिद्धांत है, जिसमें न्याय के निष्पक्षता के रूप में जाना जाता है, ये आदर्श सिद्धांत का उदाहरण है। और राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा है। और जॉन राल्स महानतम नैतिक विचारक और अमेरिकी उदारवाद के दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो है कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है, केवल विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत जो है इसके अंतर्गत रक्त संबंध, देखिए इसके अंतर्गत रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियां, ये सभी दोस्तों ये राज्य के विकास के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में किसी विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया है। शांति पर्व में एक स्थान पर कहा गया है कि मानव समाज की सृष्टि के बाद बहुत दिनों तक सुख और शांति का काल रहा। लोग स्वभावतः धर्म का पालन करते थे और राज्य और कानून के बिना भी जो है रहते थे आसानी से। तो सही उत्तर है इसमें अनुमोदन का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के विकास को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको भी मैं स्टार कर रहा हूँ क्योंकि बार बार ये पूछा गया है ये प्रश्न। सबसे पहले प्राच्य साम्राज्य आता है, उसके बाद यूनानी नगर राज्य आते हैं, फिर रोमन साम्राज्य और सबसे लास्ट में जो वर्तमान में राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट की कल्पना है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने माना है? ऑप्शन है रजनी कोठारी, पार्थ चटर्जी, लॉयड और सूजन रूडॉल्फ या मायरन बीयर। तो सही उत्तर है अमेरिकी राइटर दंपत्ति लॉयड और सूजन रूडॉल्फ ने भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल माना है। अगला प्रश्न है, पुरुषों और महिलाओं का लोक सेवाओं में सही वक्त पर सही पदोन्नत करना लोक सेवाओं में पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने की अति आवश्यक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये फुलटन कमेटी का कथन है। और दोस्तों फुलटन समिति इंग्लैंड में लॉर्ड फुलटन की अध्यक्षता में
कब? 1966 में, 1966 में गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य सिविल सेवा की संरचना, भर्ती, प्रबंधन, प्रशिक्षण और पदोन्नत की विवेचना और सुझाव देना था। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, प्रश्न संख्या 69 है दोस्तों। विधि का शासन देखिए, ये इंग्लैंड में है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये भारत में है। वैधिक प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में, और 2 प्रकार के न्यायालय ये फ्रांस में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में किसने योगदान दिया था? आर्थर बेंटले, ग्राहम बेलास, हेराल्ड लास्की या आर.टी. मैकेंजी? तो सही उत्तर है हेराल्ड लास्की ने। H.J. लास्की, जिनका पूरा नाम हेराल्ड जोसेफ लास्की है, इन्होंने राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के विकास में योगदान दिया और तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम, राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं को समझने में और वर्तमान उपागम के प्रतिपादन में सहायक नहीं हुए हैं। तो दोस्तों ये हेराल्ड लास्की हैं, राजनीति विज्ञान की उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति का विकास का जो योगदान दिया है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के राजनीति विज्ञान के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य जो है महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने 70 प्रश्नों को सॉल्व किया। और ये प्रैक्टिस सेट आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, LT ग्रेड और TGT PGT, सामाजिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।